हाय एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम लोग अपने ज्योग्राफिकल थॉट्स की प्लेलिस्ट कंप्लीट कर रहे हैं। उसमें हम इससे पहले ग्रीक्स, रोमन, इंडियन, चाइनीस एंड अरब स्कॉलर्स को कवर कर चुके हैं। आज हम जर्मन ज्योग्राफर्स को कवर करेंगे। एंड आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए एंड हमारे चैनल को विज़िट करिए। एंड जो भी आपको लगता है कि जिसके लिए भी ये वीडियोस यूज़फुल होंगे उसे आप शेयर करिए सो दैट उन लोगों की भी हेल्प हो सके। और हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन एडिफाई बाय जुलेखा पे भी ज़रूर विज़िट करिए एंड हमारे वेरियस कोर्सेज़ को वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज जर्मन जोग्राफर्स के बारे में पढ़ना। जो जर्मन जोग्राफर्स थे उन्होंने फाउंडेशनल कंट्रीब्यूशन दिया ज्योग्राफी में हर पीरियड में देखा जाए, क्योंकि जो है जितने भी अगर इनके काम को हम डिफरेंट पीरियड्स में डिवाइड करें तो हर पीरियड में इन्होंने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन देते आए हैं ज्योग्राफी में। जैसे कि पहला है प्री क्लासिकल पीरियड, जिसे कि हम अर्ली ज्योग्राफिकल थॉट भी कहते हैं। इसमें क्या हुआ, इन्होंने कार्टोग्राफिक टेक्निक्स जो चल रही थी जर्मनी में उनमें अर्ली डेवलपमेंट किया, जिसके थ्रू ज्योग्राफिकल थॉट्स में और डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, कार्टोग्राफी में और ज्योग्राफिकल थॉट्स में इनका डेवलपमेंट रहा प्री क्लासिकल पीरियड में। जिसमें सबसे पहले आते हैं पीटर एस्पियन। इन्होंने क्या है, हार्ट शेप मैप बनाया। ठीक है, और जिससे क्या हुआ, जो अर्ली कार्टोग्राफी थी उसमें इनका कंट्रीब्यूशन रहा। फिर आए सेबेस्टियन मूस्टर। मूस्टर ने लिखी बुक कॉस्मोग्राफिया यूनिवर्सलिस। ठीक है, जो कि एक ग्लोबल ज्योग्राफी के लिए काफ़ी ज़्यादा फाउंडेशनल वर्क मानी जाती है। फिर आए फिलिप क्लूवेरियस। इन्होंने क्या किया कि यूनिवर्सल ज्योग्राफी के बारे में पहली बार डिस्कस किया। तो एज यू कैन सी ये सब क्या है, इन्होंने एक तरह से फाउंडेशनल वर्क रखा था प्री क्लासिकल पीरियड में ज्योग्राफी में। फिर आए गेरार्डस मार्केटस। मार्केटर प्रोजेक्शन के बारे में तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पता होगा, सुना होगा आपने, कि हम जो यूजुअली देखा जाए नेविगेशन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, या हम जो मैप्स वगैरह देखते हैं उनमें बहुत ज़्यादा मार्केटर प्रोजेक्शन का यूज़ होता है। ठीक है, फिर आए वर्नहर्ड वरेनियस। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जोग्राफर हैं। इनकी जो बुक थी ज्योग्राफिया जनरलिस, उनमें इन्होंने डाइकोटॉमी एस्टेब्लिश की ज्योग्राफी में। मतलब क्या है कि जो ज्योग्राफी है उसमें उनमें क्या किया कि इन्होंने सिस्टमैटिक और रीजनल ज्योग्राफी में बेसिकली डाइकोटॉमी एस्टेब्लिश की कि ज्योग्राफी को हमें किस तरह से पढ़ना चाहिए। इन्होंने दो अलग व्यू पॉइंट दिए। ठीक है, तो अब बेसिकली हम देख लेते हैं कि डाइकोटॉमी और डुअलिज्म होती क्या है ज्योग्राफी में। एक जो वरेनियस का कॉन्सेप्ट था, ठीक है, इसको ही हमें डिटेल में पढ़ना होगा। बाकी ये जो जितने भी कॉन्सेप्ट्स आएंगे, जैसे कि जितने भी लाइक डिटर्मिज्म, पॉसिबिलिज्म, जितने भी थॉट्स अप्रोचेस आएंगे वो सब हम क्या है उन ज्योग्राफर्स के साथ ही पढ़ लेंगे जो ज्योग्राफर ने उस चीज़ में कंट्रीब्यूशन दिया। जैसे कि वरीनियस में डाइकोटॉमी डेवलप की थी ज्योग्राफी में, तो हम इनके बारे में अभी इनके साथ में ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो डाइकोटॉमी का बेसिक मतलब जो होता है किसी भी सब्जेक्ट को डिवाइड कर देना दो ब्रांचेस में या फिर दो कंट्रास्टिंग अप्रोचेस में डिवाइड कर देना। ठीक है, तो बर्नहार्ड वरीनियस जो कि एक डच ज्योग्राफर थे, उन्होंने इसकी डाइकोटॉमी को इनिशिएट किया था अपनी बुक ज्योग्राफिया जनरलिस में। ठीक है, इन्होंने कहा कि जो ज्योग्राफी है उसको दो फंडामेंटल डिवीजन में डिवाइड करना चाहिए, जैसे कि एक है जनरल, एक है स्पेशल ज्योग्राफी। जनरल ज्योग्राफी मतलब यूनिवर्सल ज्योग्राफी एंड स्पेशल ज्योग्राफी मतलब एक पर्टिकुलर या फिर स्पेसिफिक जगह के बारे में स्टडी करना। ठीक है, तो जनरल ज्योग्राफी या फिर जो यूनिवर्सल ज्योग्राफी है उसमें क्या है, सपोज हम रेनफॉल को पढ़ रहे हैं, उसी फेनोमेना को हर जगह हम पढ़ेंगे, पूरा ग्लोबली हम उस चीज़ को पढ़ेंगे। ठीक है, स्टडिंग अ फेनोमेना एप्लीकेबल एवरीवेयर। फिर आए स्पेशल ज्योग्राफी। इसमें क्या होता है कि हम किसी एक रीजन के बारे में हर एस्पेक्ट उसका स्टडी करेंगे। अब सपोज इसको ह्यूमन बॉडी के बारे में अगर मैं समझूं, तो जैसे हम स्टडी कर रहे हैं
किसी के चीज़ इस ह्यूमन ब्रेन के ऊपर, तो हम सारे ह्यूमंस के बारे में, उनके ब्रेन के बारे में स्टडी करेंगे। बट अगर हम पर्टिकुलर या स्पेशल ज्योग्राफी की बात करें तो हम एक इंसान को ही लेके एंड उसके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इट्स लाइक दैट। तो इसमें क्या होता है, स्पेशल ज्योग्राफी में स्टडिंग स्पेशल प्लेसेस और रीजन्स, इसी से आगे क्या है, एरियल डिफरेंशिएशन जो कॉन्सेप्ट है उसका डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। बाद में जो जर्मन ज्योग्राफर्स थे जैसे कि कांट, रिटन, हम्बोल्ट, इन्होंने फिर से इसको डिवाइड किया और डिविजन्स में, जैसे सिस्टमैटिक वर्सेस रीजनल ज्योग्राफी, फिजिकल वर्सेस ह्यूमन ज्योग्राफी, ऐसे ही क्या है बहुत सारे डिवीजन हुए। तो इसमें देखा जाए जो मेन डाइकोटोमी थी जो वरेनियस ने दी थी सिस्टमैटिक और रीजनल ज्योग्राफी में, तो इनके बारे में हम थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टिंग व्यू इनका जो है या फिर जो डिफरेंस है इनमें हम पढ़ लेते हैं। देखिए जो सिस्टमैटिक ज्योग्राफी है वो फोकस करती है कि यूनिवर्सल साइंटिफिक लॉज होने चाहिए ह्यूमन बिहेवियर के और रिसोर्स यूज के। बट जो रीजनल ज्योग्राफी है वो कहती है कि फिजिकल और कल्चरल फेनोमेना को पढ़ना चाहिए, एक रीजन कोई है वहां पर ही उस पर फोकस करना चाहिए, ठीक है। फिर इसमें क्या होता है कि जो सिस्टमैटिक ज्योग्राफी है वो थीमेटिक एंड एनालिटिकल होती है, किसी चीज को एनालाइज करना एक थीम को लेके। और जो रीजनल ज्योग्राफी है वो इंटीग्रेटिव एंड डिस्क्रिप्टिव होती है, एक ही जगह की सारी चीज को इंटीग्रेट करके पढ़ना, उसे डिस्क्राइब करना, ठीक है। और सिस्टमैटिक ज्योग्राफी में हम ग्लोबली या फिर नेशनल स्केल पे स्टडी करते हैं, और जो रीजनल ज्योग्राफी है उसमें रीजनल और लोकल स्केल पे हम स्टडी करते हैं। दोनों का ऑब्जेक्टिव अलग अलग है। सिस्टमैटिक ज्योग्राफी कोई पैटर्न को या प्रोसेस को एक्सप्लेन करना चाहती है, और जो रीजनल ज्योग्राफी है वो डिस्क्राइब करना चाहती है कि दो रीजन्स किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है। पूरे उसके एक रीजन के बारे में स्टडी करना, दूसरे रीजन्स के बारे में स्टडी करना और उनके बीच में डिफरेंशिएट करना, ठीक है। फिर इसके बाद वेरी, इस पे क्या कहते हैं, वेरी कहते हैं कि सिस्टमैटिक और रीजनल ज्योग्राफी अपोजिट डाइकोटॉमीज नहीं है, बल्कि ये दो एक्सट्रीम है एक ही कॉन्टिनम के, ठीक है। मतलब जो है एक साथ दोनों चीजें साथ साथ चली आ रही हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं, ना कि एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो ये जो सिस्टमैटिक और रीजनल ज्योग्राफी है वो एक दूसरे के लिए इम्पॉर्टेंट है, एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। दोनों सपोर्ट करती हैं एक दूसरे को, दोनों अप्रोचेस होती हैं किसी भी स्पेशल वेरिएशन को, किसी भी जगह को उसमें जो वेरिएशंस हैं उसको समझने के लिए ये दोनों ही अप्रोचेस इंपॉर्टेंट हैं, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, ओके। देन इसमें अगर हम अभी हमने पढ़ा रीजनल और सिस्टमैटिक जो जनरल और सिस्टमैटिक ज्योग्राफी के बारे में, अगर हम जो दूसरा फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी के बीच जो डाइकोटॉमी है, इसमें क्या है कि हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं। जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसमें की थिंकर्स हैं W.M. डेविस, पैंक, ए स्टॉलर। और ह्यूमन ज्योग्राफी में है एफ्राडजेल, विडाल दे ला ब्लाच, कार्ल और सावर, ठीक है, कार्लो सावर। फिर इसमें जो फिजिकल ज्योग्राफी है इसमें भी यूनिवर्सल और साइंटिफिक लॉज बन सकते हैं, बनाए जाते हैं, और ह्यूमन ज्योग्राफी में स्पेसिफिक या फिर लोकल लॉ बनाए जाते हैं, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी यूरोपियन यूनिवर्सिटीज में ज़्यादा फोकस की जाती है, जैसे कि डेनमार्क में, एंड यूके एंड यूएसए यूनिवर्सिटीज में ह्यूमन ज्योग्राफी पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। अब जो सबसे ज़्यादा जो फोकस किया है हिकार्टियस ने फिजिकल ज्योग्राफी पे, एंड ह्यूमन ज्योग्राफी में और भी बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, हेरोडोटस, स्ट्राबो, ये सब अर्ली ह्यूमन ज्योग्राफर्स माने जाते हैं, ये सब इसमें कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं, ठीक है। फिर इसके बाद अब हमने देख लिया कि वरेनियस की जो डाइकोटॉमी थी उसके बारे में देख लिया हमने, पूरा जो भी डाइकोटॉमी से रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं किसने दिया, उससे रिलेटेड की मतलब क्या डाइकोटॉमीज हैं, दोनों की डाइकोटॉमीज कौन कौन सी, ये हमने देख लिया। अब हम आ जाते हैं इमैनुअल कांट पे। ये माने जाते हैं फिलोसोफर, फाउंडर ऑफ ज्योग्राफी एंड फादर ऑफ एक्सेप्शनलिज्म, ठीक है। ये है फादर ऑफ एक्सेप्शनलिज्म। फादर ऑफ एक्सेप्शनलिज्म, इनका बेसिक एक्सेप्शनलिज्म का कॉन्सेप्ट ये है कि जो ज्योग्राफी है
वो एक्सेप्शनल है, और जो सब्जेक्ट जो जनरल साइंसेस होती हैं उससे एक्सेप्शनल है ये, क्योंकि इस इनमें क्या इन्होंने बोला कि जो ज्योग्राफी है उसको हमें कोरोलॉजिकली स्टडी करना चाहिए, एक जगह के बारे में स्टडी करना चाहिए, स्पाशियल रिलेशनशिप्स के बारे में पढ़ना चाहिए। इन्होंने गैसियस हाइपोथेसिस को 1755 में इंट्रोड्यूस किया था, एंड इनका जो एक कोट है फेमस, वो है ज्योग्राफी इज द बेसिस ऑफ हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी इज द सोर्स ऑफ सेटिस्फेक्शन। ठीक है, ये भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, और ये भी आपको याद करना होगा कि जो इमैनुअल कांत थे उनके अकॉर्डिंग ज्योग्राफी एक कोरोलॉजिकल साइंस थी। ठीक है, फिर आते हैं। सो ये क्लासिकल पीरियड में क्या हुआ, सिस्टमैटिक और रीजनल ज्योग्राफी का राइज होना शुरू हुआ, जो कि हम्बोल्ट और रिटर जो हैं इसके जो मेन थिंकर्स कहा जा सकता है कि ये मेन थिंकर्स हैं इसके। तो हम पहले पढ़ते हैं अलेक्जेंडर हम्बोल्ट के बारे में। इनको फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी कहा जाता है, इसे मार्क कर लीजिए, एंड फाउंडर ऑफ सिस्टमैटिक ज्योग्राफी कहा जाता है। इन्होंने कुछ टर्म्स दिए, परमाफ्रस्ट, क्लाइमेटोलॉजी। ठीक है, और जो हम्बोल्ट करंट है, ठीक है, जो हम्बोल्ट करंट है वो भी इन्होंने ही इनके नाम पे ही पढ़ा है। ठीक है, हम्बोल्ट करंट भी इन्हीं के नाम पे ही पढ़ा है। इन्होंने बुक्स लिखी थी, कॉस्मोस इनकी फेमस बुक है। इन्होंने पहला आइसोथर्मल मैप बनाया, एंड इन्होंने इन्होंने जिसोमैनहांग जो टर्म है उसको इंट्रोड्यूस किया। इसका मतलब है इन्होंने बताया, ये जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली इन्होंने दिया सबसे पहले, जिसमें इन्होंने कहा कि बायोटिक और जो एबायोटिक एलिमेंट्स होते हैं उनके बीच में इंटरकनेक्शन होता है। ठीक है, इन्होंने ये चीज़ इंट्रोड्यूस की। तो इनके ये चीज़ें जो है आपको ये पूरा का पूरा हम्बोल्ट के बारे में याद करना है, ये आता है एग्जाम में। फिर उसके बाद आते हैं कार्ल रिटर। कार्ल रिटर को फादर ऑफ रीजनल ज्योग्राफी बोला जाता है, एंड इनका जो फेमस बुक है एड कुंडे। ठीक है, इन्होंने क्या इन्होंने बोला कि देयर इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इन्होंने डिडक्टिव मेथड का यूज किया, और इनका जो काम था वो बेसिकली एंथ्रोपोसेंट्रिक था। मतलब इनका जो था, इनके हिसाब से जो ह्यूमन है वो अबब है, और जितनी भी चीजें आसपास हैं उससे अबब है ह्यूमन। ठीक है, इन्होंने लेंडर कुंडे टर्म कॉइन किया, जिसका मतलब है नेचुरल रीजन्स की स्टडी करना। ठीक है, नेचुरल जितने रीजन्स हैं उनकी स्टडी करना। तो इनका जो ये यूनिटी एंड डाइवर्सिटी वाला जो कोड था, उनसे बेसिकली इनका कहना था कि जो एक एरिया है सपोज जहाँ पे डिफरेंट फिजिकल बायोटिक एलिमेंट्स हैं, सब क्या है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, एंड एक सिस्टम एज अ होल बनाते हैं। ठीक है, तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी से इनका मतलब इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया। और डिडक्टिव जो मेथड था उसका मतलब क्या होता है, डिडक्टिव मेथड में क्या होता है कि हम लोग पहले क्या है एक जनरल लॉ बनाते हैं। जनरल से हम क्या है, जनरल से उस लॉ को हम एक किसी स्पेसिफिक चीज पे क्या है अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, देन हम एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। तो बेसिकली ये जनरल से स्पेसिफिक की तरफ फ्लो होता है। तो इनका जो मेथड था काम करने का, डिटेक्टिव मेथड था। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं पोस्ट क्लासिकल पीरियड में। जो पोस्ट क्लासिकल पीरियड था उसमें जो ज्योग्राफी है उसको बहुत सारे डिफरेंट फील्ड्स में डिवाइड किया, डाइवर्सिफिकेशन हुआ उसमें बहुत ज़्यादा, जैसे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड फिजिकल ज्योग्राफी में उसे डिवाइड किया। उसमें सबसे पहले जो आते हैं उनका नाम है ऑस्कर पाशेल। इन्होंने जो बुक लिखी डास ऑसल्ड, और ये क्या है ज्योग्राफी के पहले प्रोफेसर थे जर्मनी में। इन्होंने कंपैरेटिव ज्योग्राफी को डेवलप किया। फिर उसके बाद आते हैं फर्डिनेंड वॉन रिस्टोफेन। ठीक है, इनको डेविस ऑफ जर्मनी कहा जाता है। इन्होंने रिया एंड फ्योर्ड कोस्ट के में डिफ्रेंशिएट किया। इन्होंने जनरल और रीजनल ज्योग्राफी को प्रमोट किया कि जो स्टडी है ज्योग्राफी की, जनरल और रीजनल ज्योग्राफी दोनों तरह से होनी चाहिए। फिर उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट हुआ जिसका नाम है डिटर्मिनिज्म। देखिए बेसिकली सबसे पहले क्या क्या हुआ कि जो चार्ल्स डार्विन थे, उन्होंने बोला कि जितने भी मतलब नेचर के मतलब इन नेचर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या है एक दूसरे से कॉम्पिटिट करते हैं सर्वाइवल के लिए।
तो इसमें इन्होंने जो सबसे पहले बुक लिखी ओरिजिन ऑफ स्पेसिस, ठीक है। इन्होंने क्या किया, कहा कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है नेचर में सारे क्या है, कॉम्पिटिट करते हैं एक दूसरे से सर्वाइवल के लिए, एंड जो जो भी सबसे ज्यादा फिटेस्ट होगा वो सरवाइव कर जाएगा एंड बाकी जितने हैं वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो इस हिसाब से क्या है कि जो एनवायरनमेंट है वो वो कंट्रोल करता है एवोल्यूशन को, ठीक है। एवोल्यूशन को कंट्रोल करता है एनवायरनमेंट, क्योंकि जो इसमें जो भी स्ट्रगल होता है एग्जिस्टेंस के लिए और जो फिटेस्ट होगा वो सरवाइव कर जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आए राटजेल। राटजेल ने क्या किया, जो भी डार्विन डार्विन का ये जो बायोलॉजिकल आइडिया था सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, उसको अप्लाई किया ह्यूमंस पे एंड सोसाइटी पे, ठीक है। इनको इसलिए बोला जाता है फादर ऑफ साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत याद रखना। जब साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म या फिर सिर्फ डिटर्मिनिज्म, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, ये सारे नाम है इसके, अगर आता है तो उसके फाउंडर हैं डार्विन, ठीक है। इन्होंने अपनी बुक लिखी एंथ्रोपोजोग्राफी, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, 1882 में। इन्होंने बोला कि जो एनवायरनमेंट है वो इन्फ्लुएंस करता है ह्यूमन कल्चर को। क्लाइमेट है, लैंड है, रिसोर्सेस है, सब क्या है, हिस्ट्री को और डेवलपमेंट को शेप करती है। जो भी क्लाइमेट है कहीं का, कहीं के रिसोर्सेज हैं, वो सारे डिसाइड करती हैं कि क्या डेवलपमेंट होगा कहीं पे, या फिर जो भी हिस्ट्री होगी उस बेसिस पे कहीं पे कहीं की। तो इस हिसाब से उन्होंने मैन एंड लैंड रिलेशनशिप पूरा समझाया, ठीक है। फिर यही कॉन्सेप्ट इनका बन गया साइंटिफिक एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, ठीक है। एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो आइडिया था इनका, इन्होंने जो इनका जो आइडिया था, इस आइडिया को ह्यूमन सोसाइटी में भी एक्सटेंड कर दिया। एंड इनके हिसाब से क्या है, जो भी जितने भी सोसाइटीज हैं वो भी एक दूसरे से कॉम्पिटिट करती हैं ऑर्गेनिजम्स की तरह। जो भी स्ट्रॉन्ग सोसाइटीज होंगी वो एक्सपैंड कर देती हैं। जैसे कि हमने अपनी हिस्ट्री में देखा हुआ है कि जितने भी यूरोपियन जो पावर थी उसने क्या है दूसरे जो जगह थी वहां पे क्या है कॉलोनाइज कर लिया था। जितनी भी स्ट्रॉन्ग सोसाइटीज हैं वो ग्रो करती हैं और जितनी वीकर सोसाइटीज हैं वो सारी क्या है डिक्लाइन कर देती है। तो इसीलिए इन्होंने इस ये जो कॉन्सेप्ट था इनका, इनको एनवायरमेंटल डार्विनिज्म कहा गया। इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को एडवोकेट किया, ठीक है। फिर उसके बाद अगर सोसाइटीज हैं कोई भी ऑर्गेनिजम्स की तरह बिहेव करेंगी तो क्या होगा कि स्टेट है जो, वो भी एक लिविंग बॉडी की तरह बिहेव करेंगी, ठीक है। क्योंकि इन्होंने क्या है ये ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट बनाई। तो इसी में उन्होंने ये ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट डेवलप की, जिसमें इन्होंने स्टेट के लिए कहा कि जो एक स्टेट है वो ह्यूमन बॉडी की तरह जन्म लेती है, बढ़ती है, फिर उसके बाद उसे रिसोर्सेज चाहिए बड़े और ग्रो करने के लिए, कॉम्पिटिट करती है दूसरे स्टेट से, एंड अगर वो कॉम्पिटिट नहीं कर पाई तो एवेंचुअली वो डाई हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद जो है अगर कोई स्टेट है वो ऑर्गेनिजम्स की तरह ग्रो कर रही है तो उसे जब और सोसाइटीज की नीड है, ठीक है, ग्रो करने के लिए, जैसे ह्यूमन बॉडी को स्पेस चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, तो उसी बेसिस पे जो राटजेल है उन्होंने कहा कि जो जो भी एक स्ट्रॉन्ग स्टेट है वो क्या है एक्सपेंड करना चाहेगी जीने के लिए, अपने लिए और भी टेरिटरी की उसे ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा और स्पेस की उसे ज़रूरत पड़ेगी। तो वही कॉन्सेप्ट कहलाया लेवेंसरॉम, ठीक है। तो इस लेवेंसरम का जो एक्चुअल मीनिंग है वो है लिविंग स्पेस, वो है लिविंग स्पेस, ठीक है। लिविंग स्पेस नीडेड टू एक्सपेंड एनी स्टेट, ठीक है, नीडेड टू सर्व लिविंग स्पेस नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ एनी स्टेट, ओके। फिर उसके बाद इनको पॉलिटिकल ज्योग्राफी का भी फाउंड इन्हें, तो इसीलिए इन्हें पॉलिटिकल ज्योग्राफी का फादर बोला जाता है एंड ह्यूमन ज्योग्राफी का इन्हें फाउंडर बोला जाता है, ओके। ये भी आप याद रखना। फिर ये जो डिटर्मिनिज्म वाली जो थ्योरी है इनके कुछ की सपोर्टर्स हैं, ठीक है। जैसे कि एक है ईसी सैंपल, एक है ईसी सैंपल,
सो इनके की सपोर्टर्स में से एक आती हैं ईसी सैम्पल, जो डिटर्मिनिज्म को सपोर्ट करती हैं। इन्होंने इनके अकॉर्डिंग जो इनकी बुक थी द इन्फ्लुएंस ऑफ जोग्राफिक एनवायरनमेंट, उनमें उन्होंने आर्गू किया कि जो जोग्राफी है बहुत ही फंडामेंटल रोल प्ले करती है जो भी ह्यूमन की सिविलाइजेशंस है उनको शेप करने में। इन्होंने कहा कि जो भी ह्यूमन सोसाइटीज़ हैं वो प्रोडक्ट हैं अपने सराउंडिंग के फिजिकल एनवायरनमेंट के। जैसा जहाँ पे क्लाइमेट होगा, लैंड फॉर्म्स होगी, रिसोर्सेज होगी, उस बेसिस पे कहीं की भी सोसाइटी डेवलप होगी। एंड कई हद तक ये पहले के समय में सच भी था कि जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी है, जहाँ पे लैंड सरफे मतलब जहाँ पे सॉइल ऐसी फर्टाइल है वहाँ पर ही सोसाइटीज़ डेवलप हुई। बट आजकल ये जो है काफ़ी चैलेंजेबल हो गया है। आजकल ह्यूमन डेवलपमेंट की वजह से, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से ये जो डिटर्मिनिज्म वाला कॉन्सेप्ट है कहीं ना कहीं पीछे रह गया है। एंड इसके बाद फिर इसी वजह से आया पॉसिबिलिज्म, ठीक है। इसी के बाद आया पॉसिबिलिज्म, जो कि हम अभी आगे जब पढ़ेंगे पॉसिबिलिज्म तब हम उसमें डिटेल में देखेंगे, ठीक है। अब इन्हीं के अभी हम की सपोर्टर्स के बारे में देख लेते हैं। तो एक और जो इनके की सपोर्टर थे वो थे हंटिंगटन, जिन्होंने अपनी बुक प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में लिखा कि क्लाइमेट का क्या इम्पैक्ट रहता है ह्यूमन सोसाइटीज़ पे। कहीं का भी क्लाइमेट है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है किसी भी सोसाइटी को। इन्होंने कहा कि जितनी भी एशियंट सिविलाइजेशंस थी वो सारी की सारी मॉडरेट क्लाइमेट और फर्टाइल रिवर वैलीज में ही फ्लोरिश हुई हैं, है ना। तो क्लाइमेट का बहुत ज़्यादा इफेक्ट रहता है किसी भी सोसाइटी के डेवलपमेंट में। इन्होंने ये रिलीजियस बिलीफ पे भी बिलीव करते थे और रेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स पे भी इन्होंने कहा कि जितने भी कोई भी जैसे सपोज कि जैसे कोई ट्रॉपिकल रीजन में कोई रह रहे हैं तो जो ह्यूमंस वहाँ पे रह रहे हैं उनकी आईज है वो डबल फोल्डेड होती है, ठीक है। या मोंगोलॉइड्स वगैरह है तो वो क्या है कि जो भी इंसेक्ट्स वगैरह आते हैं जंगल में उनसे बचने के लिए ताकि उनकी आंखों में ना चले जाए। तो इस तरह से जो ह्यूमन बॉडी है वो अडेप्ट करती है क्लाइमेट के अकॉर्डिंग। जैसा जहाँ का क्लाइमेट होगा उसके हिसाब से जो डिफरेंट रेसेस है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कहीं पर जैसे कि जो अफ्रीका है वहाँ ट्रॉपिकल जो अफ्रीका है, ठीक है, तो वहाँ पे जो लोगों का कलर ज़्यादा डार्क क्यों होता है, उनमें ज़्यादा सनलाइट की वजह से ज़्यादा मेलानिन प्रोडक्शन होता है, उनका कलर इस वजह से डार्क होता है। तो वो डिफरेंट रेसेस में जो डिवाइड किया हुआ है वो सारी रेसेस जो है, रेसेस जो डिफरेंट है उनका जो है उनके ऊपर क्लाइमेटिक फैक्टर्स का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है, ठीक है। तो इनका ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट था, ठीक है। जहाँ पर भी क्लाइमेट से रिलेटेड कोई बुक का नाम या कॉन्सेप्ट का नाम आए हंटिंगटन को आंख बंद करके आप लगा सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो और जोग्राफर्स आए जो डिटर्मिनिज्म को सपोर्ट करते थे जैसे कि थे हालफोर्ड, मैकिंडर, पैट्रिक गद्दीस एंड कार्ल मैकी, ठीक है। इन्होंने ये भी जितना भी डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच थी उन्होंने अपने और स्टडीज़ में इनको अलग अलग तरह से यूज़ किया। जैसे कि कार्ल मैकी है, उन्होंने रिलेशनशिप बताया कि कहीं के भी ह्यूमन हेल्थ या ह्यूमंस की या फिर एनिमल्स की जो भी फिजिकल हेल्थ है, उनका स्टेचुअर है, जितना भी वहाँ का उनकी फिजिकल हेल्थ है वो डिपेंड करती है कि वहाँ की वेजिटेशन या फिर सॉइल क्वालिटी कैसी है। उन्होंने इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बत, अ, बताया, ठीक है। अब जो डिटर्मिनिस्टिक थॉट थे, ठीक है, उन्होंने क्या है बहुत ज़्यादा आगे इसके वजह से क्या हुआ, बहुत ज़्यादा जो डीप ये जो डिटर्मिनिस्टिक थॉट थे बेसिकली उन्होंने एक फाउंडेशन रखी जिससे आगे और ज़्यादा इंटरकनेक्शंस ह्यूमन और एनवायरमेंट और ह्यूमन के बीच जो इंटरकनेक्शंस है उनके बारे में डीप स्टडीज़ को क्या एक तरह से फाउंडेशन रखी, उसके वजह से आगे और ज़्यादा एक्सप्लोरेशन हुआ उनके ह्यूमन और एनवायरमेंटल के इंटरकनेक्शंस के बीच में। तो बेसिकली जो अर्ली स्कूल ऑफ थॉट था ज्योग्राफी का और जो भी एनवायरमेंटल स्टडीज़ है, जो हम एनवायरमेंटल स्टडीज़ पढ़ते हैं और जो भी अर्ली स्कूल ऑफ थॉट है वो सारे के सारे डिटर्मिनिस्टिक थॉट और से शेप हुए, मतलब इनसे इन्फ्लुएंस हुए। डिटर्मिनिस्टिक थॉट को लेके ही पहले सारी जो
स्टडीज़ थी या फिर जो इन्फ्लुएंस था इसका काफ़ी ज़्यादा था पहले की जो ज्योग्राफिकल स्टडीज़ थी उस पे। फिर एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ आगे, जैसे कि इसको माना जाता है कि काफ़ी ज़्यादा मतलब ओवर सिंप्लीफिकेशन है ये, इसमें काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया गया है रिलेशनशिप को। कल्चरल, इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल फैक्टर जो है उनको इग्नोर किया गया है, जो कि ह्यूमन बिहेवियर को काफ़ी ज़्यादा शेप करते हैं। जैसे कि कश्मीर में जो सैफरन फार्मर्स होते हैं और जो पेस्टोरल्स होते हैं और गुजर्स एंड बकरवाल्स, वो सेम एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करते हैं, बट वो डिफरेंट लाइफस्टाइल्स हैं उनके। तो वो क्या है, वो उनका कल्चरल फैक्ट मतलब कल्चरल इफेक्ट हो सकता है। तो जो है सारा का सारा एनवायरनमेंट पे डिपेंड होके ये सारी चीज़ें नहीं डिसाइड होती है कहीं की भी, और भी फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं किसी भी ह्यूमन के नेचर को। ठीक है, तो ये इसका क्रिटिसिज्म रहा एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म्स का। ठीक है, जो मैन है वो एक एक्टिव एजेंट होता है, ह्यूमन है कि जो ह्यूमन है वो एक एक्टिव ट्रांसफॉर्मर है अपने सराउंडिंग का, सिर्फ एक पैसिव प्रोडक्ट की तरह काम नहीं करता कि जो एनवायरनमेंट देगा जस्ट उसको एक्सेप्ट करेगा, उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड करेगा। मैन खुद के कस्टम्स और सोशल रूल्स बनाता है। ठीक है, वो अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई भी करता है एनवायरनमेंट को। ठीक है, तो इस तरह से एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का क्रिटिसिज्म हुआ काफ़ी ज़्यादा। फिर आते हैं अल्फ्रेड हेटनर। ठीक है, इनके बारे में अगर हम पढ़ें तो बेसिकली इन्होंने ज्योग्राफी को कोरोलॉजिकल साइंस कहा था। इन्होंने ज्योग्राफी को एज इडियोग्राफिक बताया था, इडियोग्राफिक ट्रीट किया कि जो ज्योग्राफी है वो क्या है, यूनिक होती है, और ज्योग्राफीज जो होती है, जो और जनरल साइंसेस हैं उनसे यूनिक होती है। वो एक स्पेशल जो एक रीजन है उसकी यूनिकनेस को स्टडी करती है। ठीक है, फिर आए रुडोल्फ जेलिन। इन्होंने जियोपॉलिटिक जो वर्ड है उसको इनकी जो बुक है फेमस, वो है जियो पॉलिटिक्स। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने पॉलिटिकल ज्योग्राफी और स्टेट ज्योग्राफी के बारे में स्टडी करी काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, फिर आए पैंक। इन्होंने जियोमॉर्फोलॉजी इंट्रोड्यूस की जर्मनी में, एंड इन्होंने जितने डिफरेंट इंटरग्लेशियल पीरियड्स थे जैसे गुन्स, विंडल, रिसबुन, इन्होंने डिस्क्राइब किया उन इंटरग्लेशियल पीरियड्स के बारे में। फिर उसके बाद आए वॉल्टर पैंक। इनकी थ्योरी हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ते भी है। इन्होंने जो डब्ल्यू एम डेविस की जियोमॉर्फिक साइकिल की थ्योरी जो थी उन्हें अपोज किया, एंड इन्होंने मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम को प्रपोज किया। इन्होंने स्ट्रक्चरल ज्योग्राफी में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया, और इनकी थ्योरी वॉल्टर पैक की हम लोग जब जियोमॉर्फिक साइकिल ऑफ इरोजन जब पढ़ते हैं तब इनकी हम थ्योरी पढ़ते हैं। ठीक है, फिर आए वॉल्टर क्रिस्टोलर। इन्होंने सेंट्रल प्लेस थ्योरी डेवलप की, जिसमें इन्होंने डिफरेंट जो सेटलमेंट है उनके डिस्ट्रीब्यूशन और उनमें जो हायरार्की होती है डिफरेंट प्लेसेस के बीच में, या जो डिफरेंट जो एक सेंट्रल प्लेस है उसके अराउंड जो सेटलमेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है हायरार्किकल बेस में, उसको इन्होंने एक्सप्लेन किया अपनी थ्योरी में। फिर आते हैं व्लादिमीर कोपेन। कोपेन ने क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन दिया है, जिसको हम मेनली पढ़ते हैं काफ़ी ज़्यादा। कोपेन का क्लासिफिकेशन यूज़ किया जाता है क्लाइमेटोलॉजी में एंड बायोजोग्राफी में, एंड हम लोग पढ़ते भी हैं इसे काफ़ी ज़्यादा, तो हमें इनके बारे में पता ही होगा कि इनके जो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन है वो इन्होंने दिया था। फिर आते हैं कार्ल हॉसोफर। इन्होंने जियोपॉलिटिक का इंस्टीट्यूट फाउंड किया, और जर्मन जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी एंड पॉलिसी मेकिंग में इन्होंने कंट्रीब्यूट किया काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो ये जो जर्मन जोग्राफर्स थे इनके बारे में हमने पूरा कवर कर लिया है। जितने भी जर्मन जोग्राफर्स के बारे में हमें पढ़ना ज़रूरी था वो सारे के सारे हमने पढ़ लिए हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट फ्रेंच जोग्राफर्स को कवर करेंगे, एंड अभी तक
एंड जैसे कि अब काफ़ी कम दिन बचे हैं, 3 मंथ्स बचे हैं आपके एग्ज़ाम में, तो अगर आप चाहते हैं कि आपको बने बनाए नोट्स मिल जाए सारे सब्जेक्ट्स के, काफ़ी कम अराउंड 1000 पेजेस में हम आपको पूरा सिलेबस के नोट्स प्रोवाइड करें। अगर आप चाहते हैं तो यू कैन मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप, एंड हमारे वेबसाइट और एप्लीकेशन पे भी ज़रूर विज़िट करिए। आप वेरियस कोर्सेज चेक करिए वहाँ जाके, एंड ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए और लोगों को जिनको भी ज्योग्राफिकल थॉट्स में प्रॉब्लम होती है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।